स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका 27 मार्च को साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है, विज्ञान का, उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा, ठीक है, जारी किया गया दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का ऑब्जेक्टिव रहने वाला, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 3 को सोल्व करने वाले वार्षिक परीक्षा 2022-23, ठीक है। और इस वीडियो के बाद में दोस्तों, ठीक है, आप सभी का जो 27 मार्च को साइंस का एग्जाम हो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को प्रोवाइड करा जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10 विषय विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है, समय आपको 1.5 घंटा दिखा जाएगा और पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, और यहाँ पर जितना भी प्रश्न है उनको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो 100% बोर्ड एग्जाम प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। सबसे पहला प्रश्न कहता है यदि आपतन कोण का मान, ठीक है, 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ध्यान से सुनिए, ठीक है। जितना आपका आपतन कोण रहता है दोस्तों, जितना आपका आपतन कोण का मान रहता है उतना ही आपका परावर्तन कोण का मान रहता है, ठीक है। जैसे कि मान चलिए आपतन कोण आपका 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी दोस्तों कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। जैसे कि प्रश्न में यहाँ पर आपतन कोण आप सभी का 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो बोलेगा कि 60 डिग्री होगा, ठीक है। सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिगर के सहायता से समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मान के चलिए ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये आपका दोस्तों मुख्य अक्ष हो गया। और इसके समांतर हम लोग जो किरण को, ठीक है, जो किरण को दोस्तों यहाँ पर समांतर जो किरण आएगा तो ये परावर्तन के बाद दोस्तों जिस बिंदु से होके गुजरेगा उस बिंदु को दोस्तों हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। फोकस आपका इसका राइट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है फोकस, बोलेगा सर पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत दूरी आपका जो पहला ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अब 3 नंबर का प्रश्न दोस्तों, ये आपका जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है सूत्र भी, ठीक है। और इससे आपका प्रश्न भी मिलने वाला है। देखिए जैसे कि 3 नंबर का प्रश्न कहते हैं यदि वक्रता त्रिज्या का जो मान है, वक्रता त्रिज्या हम लोग किसको कहते हैं, आर, ठीक है। आर दोस्तों यहाँ पर 54 सेंटीमीटर है। आप कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र है दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पक्का होने वाला है, ठीक है। तो जो सूत्र होता है एफ बराबर होता है दोस्तों r/2, ठीक है। एफ बराबर r/2। आर दोस्तों यहाँ पर 54 है, 54 को हम लोग 2 से भाग लगाइएगा तो 27 दूना 54, तो 27 दोस्तों यहाँ पर आपका फोकस निकल के आ जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी कितना आएगा, 27, ठीक है। 27 कहाँ दिख रहा है, तो बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन को करिए लॉक और आपका जो है आंसर सही, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 4 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखें। ध्यान से सुनिए, और इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलने वाला, ठीक है। कहता है 4 नंबर की अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा उसका जो है प्रतिबिंब भी बनेगा और समान आकार का, ठीक है। लेकिन फर्क इतना है कि जो ये सीधा था और ये आपका जो उल्टा प्रतिबिंब इसका बनेगा। और इस टाइप का प्रश्न आपको एक यहाँ पर 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला सब्जेक्ट में, ठीक है। इसमें बोला है दोस्तों कि आरे के किरण को खींचना, ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार का अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर समझना यह है कि कहाँ पर हम लोग वस्तु को रखें तब उसका जो है समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको सी कहते हैं और इसको हम लोग एफ कहते हैं, ठीक है। वस्तु को जब आप ध्यान सुनिएगा सी पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर दोस्तों, तो सबसे पहले एक किरण जाएगा जिसके समांतर होकर फोकस से गुजरेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो किरण जाएगा ये फोकस से जाएगा दोस्तों, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कटान बिंदु कहाँ मिला, तो कहिएगा सर यहाँ कटान बिंदु मिला, ठीक है। तो यहाँ पर सी के जो नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमेशा जो सी के ऊपर जो वस्तु रखेगा इसी का उल्टा बनता है और यहाँ पर जो समान आकार का बनता है, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम दोस्तों आपको 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पक्का भी हो गया और 1 नंबर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पक्का हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर 3 नंबर यहाँ पक्का। तो सी नंबर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखने पर इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर के लोग हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है। और मैं आपको बताया हूं कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का
लेकिन गाड़ी के जो हेडलाइट है दोस्तों, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में आप सभी का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी बाइक चलाएं या नहीं कमेंट कीजिए तो जल्दी से। ठीक है, चलिए 6 नंबर कहता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना होती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण दोस्तों यहाँ से आ रही थी और ये मुख्य पथ से विचलित होगी, तो ये दोस्तों आप सभी का किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर की हम लोग बढ़ते हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक है, 27 मार्च का दोस्तों जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर का था निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल दोस्तों कितना होता है? 3 गुना, ठीक है, 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और किस में होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आप सभी का होता है वायु में। ठीक है, सबसे ज्यादा वायु में, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर कहता है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से, ध्यान से सुनिएगा, अब उत्तल लेंस है और यहाँ पर उत्तल लेंस बोलता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का यहाँ पर दोस्तों एक ही बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो जब भी उत्तल लेंस को, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपका F1 हो गया और ये आपका F2 हो गया। ठीक है, तो F1 और प्रकाश केंद्र के बीच रखी गई वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यानी कि प्रकाशित केंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तु को रखने पर बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर कहता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर सभी का कमेंट में आना चाहिए आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार मैं वीडियो में कराया हूँ। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, नेम के साथ कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, मैं भी देखो कौन कितना पढ़ रहा है। ठीक है, तो कमेंट में आंसर कीजिएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने, ठीक है, सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, तो उस लेंस का उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, जितना अगर बोलता है कि 3 गुना इसका प्रतिबिंब है, तो इसका दोस्तों जब आवर्धन होगा ये भी 3 ही गुना होगा, यानी जितना प्रतिबिंब जितना गुना होगा उसका आवर्धन उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर कहता है कि नेत्र के जिस भाग पर, ठीक है, किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र के जो भाग है दोस्तों जहां पर आप सभी का जो निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण क्या होता है? दृष्टिपटल, जिसको एक और नाम से जाना जाता है रेटिना के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर का था। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? ध्यान से सुनिएगा, निकट दृष्टि बोले दोस्तों तो इसको अवतल कीजिएगा, और अगर दूर दृष्टि बोले तो क्या कीजिएगा? ठीक है, कमेंट में आंसर करिएगा, और नहीं करते तो मैं बता रहा हूं इसका आंसर उत्तल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि समान नेत्रिका दूरबिंदु क्या है? ठीक है, समान नेत्रिका दूरबिंदु बोला। ठीक है, निकट बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर कीजिएगा, 25 सेंटीमीटर आंसर होगा। दूर बोला है तो अनंत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनंत। ठीक है, चलिए इन्फिनिटीज। ठीक है, चलिए 14 नंबर कहता है कि दिए गए किस जैव प्रकरण में हमें ऊर्जा मिलती है? जो श्वसन है दोस्तों, ठीक है, श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा मिलती है। ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा श्वसन। ठीक है, चलिए 15 नंबर कहता है कि चिप्स के पैकेट में विकृति गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ठीक है, जब आप बाजार से लेज लाते हैं, कुरकुरे लाते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े लाते हैं, जो भी चिप्स लाते हैं उसमें दोस्तों कहते हैं कि पहले से जो है दुकानदार इसमें हवा को मौजूद करा दिया है, और इसके अंदर जो सामान है बहुत कम रहता है। ठीक है, तो हवा नहीं रहता दोस्तों, वो आपके जो चिप्स है, ठीक है, उनको कुरकुरा बनाए रखने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। 16 नंबर कहता है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? ठीक है, जंग, जो लोहा था, लोहे में दोस्तों अक्सर जंग लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो मेन गेट है, दरवाजे, ठीक है, उसमें दोस्तों अगर लोहे की गेट है तो उसमें अक्सर आप देखेंगे कि जंग लग जाता है। तो जंग लगना दोस्तों श्वसन, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब 17 नंबर कहता है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ठीक है, उपचयन किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ZNO,
ठीक है, प्लस CO जो यहाँ पर ZN के साथ OZ यहाँ पर जुड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए तो ZN के साथ OZ यहाँ पर हट गया और C के साथ O जुड़ गया, तो किसका ऑप्शन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और यानी कि C है, इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, C के साथ यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए 18 नंबर कहता है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरण दोस्तों आपको संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है। इससे आपको 5 नंबर का सब्जेक्टिव में सवाल रहने वाला, ठीक है। और अगर दोस्तों नहीं आता कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि एक बार रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखा दीजिए, ठीक है। मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। कमेंट आएगा तब दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर जल्द से प्रोवाइड कराया जाएगा 27 मार्च को, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। देखिए Ag दोस्तों यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर भी Ag एक है। NO3, ठीक है, यहाँ पर भी NO3। देखिए सोडियम एक है, यहाँ पर भी सोडियम है, ठीक है। क्लोरीन है, यहाँ पर भी आपको क्लोरीन है। यानी कि इस दृष्टि देखें तो हम लोग जो पहला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, तो 19 नंबर कहता है दोस्तों कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके हम लोग जो है समीकरण को देखेंगे। लोह चूर्ण Fe, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कि शक्तिशाली अम्ल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो Fe है, ठीक है, ये आपका जो आयरन है, ठीक है, Fe ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को जो ढकेल के अलग कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन के साथ अपना संबंध बना लेगा, तो बनाने के बाद दोस्तों ये कहलाएगा FeCl2 प्लस H2 दोस्तों, यानी कि हाइड्रोजन जो गैस है ये फूर करके हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। फेरक जिसको हम लोग बोलते हैं फेरक क्लोराइड, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न कहता है, ठीक है, कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। जो लिटमस है दोस्तों ये आपका रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। बाकी जो लौंग, वेनिला, प्याज ये किस तरह व्यवहार करता है, तो कहिएगा गंधीय सूचक की तरह। चलिए 21 नंबर कहता है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब आपके हड्डी टूटते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर जो है उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, हड्डी को जोड़ने के लिए किस लवण का प्रयोग करता है, तो वो दोस्तों यहाँ पर CaSO4.12H2O का प्रयोग करती है, यानी कहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों वही प्रश्न यहाँ पर छाप दिया है 22 नंबर, ठीक है। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। अभी मैंने बताया कि CaSO4.12H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए अब 23 नंबर देखिए, 23 नंबर बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। कहता है कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। जी आपका समीकरण है, देखिए दो को पदार्थ है और इधर दोस्तों यहाँ पर एक को बन गया, तो दो को जोड़ने का काम, ठीक है, जोड़ने का काम कौन करता है, संयोजन करता है, ठीक है। लोहे में जंग लगना हम लोग अभी पढ़े, तो वो क्या किया, लोहे में ऑक्सीजन जो है जाके जुट गया, मिल गया, तो ये आपका संयोजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 24 नंबर, ठीक है, कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जितना भी खट्टा फल है, ठीक है, संतरा है, नींबू है, जो भी खट्टा फल है, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक अम्ल पाया जाता है। बोलिएगा सर एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है ये बता दीजिए, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए एक प्रश्न आप सभी से पूछते हैं दोस्तों, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ठीक है। सिरका, ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होगा, ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर जो है इन्हीं ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन सही होगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब कहता 25 नंबर की कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलियन में क्या है, तो इस विलियन में दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 26 नंबर, ठीक है, कहता है कि कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान पीएच संभवतः क्या होगा। एसिड दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, एसिड जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत पावरफुल होता है, जो कि नीले लिटमस को लाल भी कर देता है। तो एसिड कौन होता है, जो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, जितना कम उतना ही खतरनाक होगा दोस्तों, वो जो है एसिड। देखिए 2 यहाँ पर देख रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है, पीएच मान 2, ठीक है। चलिए 27 नंबर बढ़िया और कहता बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन प्राप्त, किस अंग में भोजन का पाचन करता।
अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो खाद्य रितिका, ठीक है, खाद्य रितिका इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ग्रहण करता है तो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर कुटपाद इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब 28 नंबर दोस्तों कहता है कि पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? पाचन प्रक्रिया में, ठीक है, अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? जो पीत है दोस्तों यही करता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? जो एक कोशीय जीव कौन दिख रहा है? अमीबा। अमीबा को मारिए टिक और करिए सही, ठीक है। अमीबा में यहाँ पर अमीबा में जो है जो जीव जो है दोस्तों ये में प्राणी समभोजी पोषण होता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर, तो 30 नंबर कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल कोष्ठक की संख्या 4 होती है, और मछली में बोले तो मछली में 2 कोष्ठक होती है, ठीक है। और मनुष्य में कितना होती है? 4 होती है। चलिए 31 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भोजन को माध्यम को क्षारीय करता है? जो पीत दोस्तों बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, ठीक है, इसका नाम सुनने से ही कड़वा लगता है, पीत, ठीक है, बहुत ज्यादा कड़वा रहता है, यही आपका भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। चलिए अब 32 नंबर, ठीक है, 32 नंबर कहता है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विक्राणु होता है। क्या होता है? विक्राणु। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अब 33 नंबर देखते हैं और समझने वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान समझिए कि निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? पहला है कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन उपरिमुख गति में सहायक। पहला बात बहुत ही राइट है, ठीक है। दूसरा कहता है यह पौधे में ताप का नियमन रखता है, यह भी सही है। यह जाइलम में जल की गति के प्रेरक बल देता है। अगर दोस्तों मान के चलिए जाइलम जो है जल नहीं पहुंचाएगा तो क्या पत्ते जीवित रहेंगे? पेड़ पौधे जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे, तो बल देता है। अब जो डी बचिया कहिएगा सर यही तो राइट आंसर होगा। पढ़ लीजिए कि यह भोजन का संवहन करता है, और ये आपका राइट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका जो है इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा असत्य है, यहाँ पे गलत है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। चलिए ठीक है 34 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन एक लिंगिंग पौधा? ध्यान से सुनिएगा, जो पपीता है दोस्तों ये एक लिंगिंग पौधा है, ठीक है, एक लिंगिंग पौधा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 नंबर। एक यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से प्रश्न को पूछा है, ठीक है, कि दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? देखिए इस चित्र है, ये मुकुल यहाँ पर निकल रहा है, मुकुलन से फिर दोस्तों यहाँ पर बन जाता है, तो इस प्रकार को हम लोग कहते हैं मुकुलन जनन को दर्शाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब 36 नंबर कहता है कि लड़कों में, ठीक है, यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो लड़कों में एक हार्मोन होता है, कौन? टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर, तो 37 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो गर्भाशय दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 38 नंबर कहता है हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा, ठीक है, स्वतः अंतः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न कौन नहीं होता? देखिए ध्यान से, जैव मात्रा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, तीनों का तीनों यहाँ पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा किसी भी प्रकार से सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 39 नंबर, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को जो से प्रेस कर लीजिएगा। 27 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा विज्ञान का, ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। 39 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो जो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कहने का मतलब जिसका सीमित भंडार ना हो, असीमित हो, जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। पुनः उपयोग किसका? कोयला करेंगे? नहीं। सीएनजी गैस का करेंगे? नहीं। पेट्रोल का करेंगे? नहीं। सौर ऊर्जा का करेंगे? जी हाँ करेंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो कहिएगा कि यहाँ पर जो कोयला है यह नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग साइंस का मॉडल सेट 3 को आज की इस वीडियो में लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।